अच्छा बच्चों, बात कर रहे थे हम कल कैपिटलिज्म पे। और हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे। हमने ये पढ़ा था कि इसमें सारे फैसले डिमांड एंड सप्लाई करती है। अच्छा, जो डिमांड एंड सप्लाई फैसले करती है उसको हम कहते हैं मार्केट मैकेनिज्म। इसका मतलब है एक तरफ सेलर होता है और एक तरफ बायर होता है। सेलर और बायर आपस में निगोशिएट कर लेते हैं, हुकूमत इसमें मुदाखलत नहीं करती। सेलर सप्लायर है और जो कंज्यूमर है वो एक्चुअली डिमांडर है। इस तरह डिमांड और सप्लाई आपस में मामलात को तय कर लेते हैं। इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, फ्री मार्केट इकोनॉमी। इसके अंदर रियासत का कोई मुदाखलत नहीं है। राइट जी। इसलिए हमने इसको डिफाइन भी ये किया था, एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट आर इन एन इकोनॉमी इन विच रिसोर्सेज आर एलोकेटेड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। अब यहाँ पे हर एंटिटी एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती है, यानी मार्केट में जितनी भी फर्म्स हैं वो एट लार्ज, और जितने भी ह्यूमन है वो एक दूसरे के साथ compete करते हैं। फर्म का मुकाबला इस बात का है कि कौन सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा और मुनासिब कीमत पे देगा। ठीक है। और इंडिविजुअल का मुकाबला ये है कि कौन सबसे अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। लिहाजा यहाँ पे कंपटीशन है अफराद में, ऑर्गेनाइजेशंस में, यानी तमाम लोगों में कंपटीशन है। ठीक है। जैसे गाड़ियों की में की मार्केट में कौन कौन compete कर रहा है? शाबाश। कार मार्केट में कौन कौन compete कर रहा है बच्चों? एक लंबी लिस्ट है। जैसे टोयोटा भी है, होंडा भी है, सुजुकी भी है, हुंडई भी है, किया भी है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे साथ मुकाबला कर रहे हैं। जो सबसे अच्छी गाड़ी देगा मुनासिब पैसों में, उसकी गाड़ी हम खरीद लेंगे। इसी तरह अगर आज हम एक इंटरव्यू कॉल कर लें तो अफराद क्या करेंगे, उसके अंदर मुकाबला करेंगे। जो सबसे अच्छी राय देगा, सबसे अच्छी अपनी क्वालिटीज को शो करेगा, उसे हम अपॉइंट कर लेंगे। ऐसे ही बच्चों। अब आगे आगे बच्चों, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज का मतलब ये है कि कारोबार करने वाले। मैं सुबह इधर ही हूँ, 9 बजे इनकी तरफ से। जी जी। ठीक है। ठीक। तो जो इसी कमरे में। तो आप रोजाना इनको 8 बजे सर जी क्यों नहीं बुला लेते, आम दिनों में भी? सुबह 8 बजे खाली नहीं होता? कल खाली? कल खाएंगे। पहले 4 दिन क्लास है, फिर भी अच्छा। पीपीटी बीच में घुसाई हुई है। हाँ। अच्छा चलो। अच्छा बच्चों, एनीवे बात क्या कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज। यानी अगर कोई बंदा बिजनेस करना चाहे तो हम उसको मना नहीं कर सकते वो कौन सा कारोबार करे। जो उसका दिल चाहेगा वो वही बिजनेस इख्तियार करेगा। ठीक है जी। तो एवरी वन फ्री टू चूज द प्रोफेशन। अगर आप सीए करने आ रहे हैं, मैं आपको ये नहीं कह सकता नहीं यार तुम आईटी में चले जाओ, ये आपकी चॉइस है। इसी तरह अगर कोई फर्म कोई कारोबार करने जा रही है, वो कहते हैं हमने गाड़ियां बनानी, मैं ये नहीं कह सकता तुम मोटरसाइकिलें बनाओ। क्योंकि यहाँ हर एक को अपना फैसला करने का अख्तियार है। और कैपिटलिज्म रेफर करता है एब्सोल्यूट फ्रीडम। एब्सोल्यूट फ्रीडम का मतलब ये है कि हाँ, गाड़ी आप लेफ्ट राइट लेके जा रहे हैं, लोगों का नुकसान है, वो मना है। लेकिन गाड़ी जितनी स्पीड पे लिखी है उतनी पे चला रहे हैं, ये आपका हक है। इससे आपको मना नहीं किया जा सकता। आप गाड़ी में किसी को लिफ्ट नहीं देते, किसी की मदद नहीं करते, को मना नहीं करेगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट ओनरशिप है आपकी। आप गाड़ी में म्यूजिक चलाते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा। ठीक है जी, क्योंकि आपकी एब्सोल्यूट ओनरशिप है। आप अपने घर को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं, पड़ोसी आपको मना नहीं कर सकता। तो यहाँ पे राइट ऑफ प्रॉपर्टी भी है। आप अपनी मर्जी से चीजों को ऑन कर सकते हो, आप पास पैसे होने चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है वो हर चीज को प्राइवेट रखना चाहती है। लिहाजा आप चाहो तो जमीन खरीद सकते हो, आप चाहो तो
फैक्ट्री खरीद सकते हो, प्लांट खरीद सकते हो, बिल्डिंग खरीद सकते हो, कोई आपको मना करने वाला नहीं है। सारे के सारे रिसोर्सेज आपकी जाती मलकियत हैं, आप इनको अपनी मर्जी से खरीद सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, आपको कोई बंदा मना नहीं करेगा। एवरीबडी सेड इट्स द योर ओनरशिप। एंड मैंने वो जो पिछले नोट्स में उसमें ये लिखा था कि आप चाहो तो इनको आगे अपनी विरासत में लोगों को भी दे सकते हो। गवर्नमेंट को कोई राइट नहीं है आपकी चीजों पे कब्जा करने का, ठीक है जी। और इसमें जो सबसे की थॉट है, जो मेन चीज है, वो है सेल्फ इंटरेस्ट। हर बंदा अपने जाती मुफाद के लिए काम करता है, यानी आप फुली ऑटोनॉमी रखते हैं अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर। आप अपनी इंटरप्राइज में मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट चाहते हैं, चाहे इससे गरीबों का जितना मर्जी नुकसान हो जाए, ठीक है। लैंडलॉर्ड मैक्सिमम रेंट लेना चाहता है, ठीक है जी। डॉक्टर मैक्सिमम फी कलेक्ट करना चाहता है, चाहे वो गरीबों के पास है या नहीं है। मजदूर मैक्सिमम वेजेस लेना चाहता है। और कंज्यूमर हर चीज में स्ट्रगल करता है कि मुझे मैक्सिमम यूटिलिटी चाहिए, यानी मुझे कम से कम कीमत में ज्यादा से ज्यादा तस्कीन चाहिए। राइट हो गई बात। यही वजह है कि चीजों के नाम बदलते रहते हैं। अच्छा भाई, आज ये अच्छी है, कल वो अच्छी। जैसे किसी जमाने में मुझे याद है सबसे अच्छा एसी सैमसंग का था, फिर पता चला नहीं सबसे अच्छा एसी मित्सुबिशी का है, और अब पता चला सबसे अच्छा एसी ग्रीक है, क्योंकि वो मुकाबला चलता रहता है। हम अपना मैक्सिमम बेनिफिट देखते हैं, सबसे सस्ता और अच्छा क्या है। जैसे हमने हमने सोलर टेक्नोलॉजी, हमें किसी ने बताया सबसे अच्छा इन्वर्टर हवावे का। अब हवावे बहुत महंगा हो गया, तो जब लोगों ने कीमत और उसकी सेटिस्फेक्शन को कंपेयर किया तो नहीं, कीमत ज्यादा है, फिर इन्वरेक्स आ गया, है ना। अब और आने शुरू हो गए। तो इसका मतलब ये है कि ये हर वक्त चलता रहता है, लेकिन हर इंसान क्या देखता है, उसे टोयोटा से प्यार नहीं है, उसे होंडा से प्यार नहीं, उसे अपने मफाद से प्यार है। उसे किया स्पोर्टेज सबसे अच्छा मजा दे रही है, लग्जरी दे रही है, वो कहता है भाड़ में जाए टोयोटा कौन से मरे फूफा जी की। हमें तो ज्यादा से ज्यादा सुकून चाहिए गाड़ी में, और वो हमें किया स्पोर्टेज ने दे दिया। हम जापानी नहीं चलाएंगे, हम कोरियन चलाएंगे। क्या हाल है। हो सकता है कल को चिंगहान सबसे आगे आ जाए, है ना बच्चों। बात समझ आ रही है। अब इसके ये अच्छा, ये क्या लिखे करेक्टरिस्टिक्स, और ये क्या लिखे मेरिट्स। अच्छा, मेरिट्स और करेक्टरिस्टिक्स में क्या फर्क होता है। फायदे हैं, करेक्टरिस्टिक्स उसकी खुसूसियात हैं। जैसे ये लड़का, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके बाल ब्राउन है, इसका रंग गोरा है, इसकी मूछें छोटी हैं, ये क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। और मेरिट्स क्या है, ये माँ बाप की खिदमत करता है, हमेशा सच बोलता है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, ये क्या है इसके मेरिट्स। मतलब मेरिट्स होती खूबियां, और करेक्टरिस्टिक्स जो चीज जैसे। तो इसका मतलब है ये क्या है, ये इसके फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो जैसे थे हमने बयान कर दिए, अच्छे थे बुरे थे जो भी थे। लेकिन अब सिर्फ अच्छाइयां अलग बयान करेंगे और बुराइयां अलग बयान करेंगे। अब अच्छाइयों में क्या है, सबसे पहली बात यह है कि इस मुआशरे को एक अनदेखा हाथ चला रहा है, अनहिंडर्ड प्राइस मैकेनिज्म चला रहा है, जो देखने में नहीं लगता लेकिन हर चीज को खुद ही स्टेबल कर देता है, हर चीज को खुद ही स्टेबल कर देता है। जैसे कल हमने एक मिसाल दी थी कि 2023 में हुआ ये कि शूज की मार्केट में शॉर्टेज हो गया, यानी शूज की तादाद कम हो गई, और गारमेंट इंडस्ट्री में सरप्लस हो गया। यहां प्रॉफिट गिर गया, और वहां लोगों ने दब के प्रॉफिट कमाया, ठीक है जी। नतीजा क्या निकला बच्चों, अगले साल खुद ब खुद चीजें बैलेंस हो गई। वो कैसे, इधर के लोगों ने इन्वेस्टमेंट उधर कर दी, स्विच करके, क्योंकि प्राइसेस सिग्नल का काम कर रही हैं। उन्हें खुद पता है यार, जिधर मुनाफा उधर जाओ। अल्टीमेटली इधर प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और इधर प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एक बैलेंस हो जाएगा। तो कहता फंक्शन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी अंडर द कैपिटलिज्म।
देयर इज ऑटो एडजस्टमेंट, खुद ही ऑटो एडजस्टमेंट हो गई। क्या हाल है बच्चों? आईटी में बहुत पैसा था ना, इतने बच्चों ने आईटी में बीएस किया, अब वो इतने ज्यादा हो गया, वो तनख्वाहें तकरीबन नॉर्मली हो गई। अब कुछ ज्यादा ही क्रिटिकल फील्ड में होना तो वो 2-2.5 लाख ले रहा है, बाकी सारे बच्चे 50, 60, 40 पे आ गए, जितना के नॉर्मल होता है। तो अब बीकॉम आई कॉम वाले की भी उतनी है और आईटी वाले की भी ऑलमोस्ट उतनी है, थोड़े और आ जाएंगे तो खुद बहुत बराबर हो जाएगा। तो जिस तरफ पैसे ज्यादा होते हैं लोग उस तरफ जाना शुरू कर देते हैं और खुद ब खुद क्या हो जाता है, मामला नॉर्मलाइज हो जाता है। क्या हाल है? जैसे ऐसे 3-4 साल पहले लोगों ने सोलर लगाना शुरू कर दिया, तो क्या होता था, जितने का लेस्को सोलर लेता था उतने का यूनिट देता, लोग दिन को बनाते थे रात को वापस ले लेते थे, बिल क्या आ रहे थे, जीरो। अब फिर ज्यादा लोगों ने बनाना शुरू कर दिया, अब क्या, अब लेस्को कहता है नहीं, जो तुम बनाओगे ना वो लूंगा 20 रुपए का, और जो तुमको बेचूंगा वो 40 रुपए का, है ना? तो बेनिफिट खुद ब खुद क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। तो इस तरह करके क्या होता है बच्चों, चीजें नॉर्मलाइज हो, मुश्किल बातें तो नहीं कर रहा हूं मैं। अच्छा, अब आ जाए इंसेंटिव फॉर एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के लोगों के लिए इंसेंटिव है, क्या मतलब? कैपिटलिज्म में जो लोग काम कर रहे होते हैं, अगर वो मेहनत करेंगे उन्हें ज्यादा प्रॉपर्टीज मिलेंगी और ज्यादा बिजनेस मिलेगा, वो ज्यादा कमाएंगे और ये उनके लिए क्या होगा, क्या करेगा उनको, मोटिवेट्स करेगा। क्या करेगा? मोटिवेट्स करेगा उनको, एक उनके अंदर एक जज्बा पैदा करेगा कि यार और मेहनत करो और पैसे कमाओ। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? और देखिए इंसान के अंदर ना अल्लाह की तरफ से एक जज्बा है कि वो साइकिल लेता है तो वो चाहता है मैं क्या ले लूं, और मोटरसाइकिल ले लेता है तो गाड़ी, और जब एक ले लेता है फिर क्या कहता है, दो होनी चाहिए। अच्छा, गाड़ियों की बात हो रही है। अच्छा, तो यूसी के इंसान के अंदर ये अल्लाह ने जज्बा रखा हुआ है कि वो ज्यादा चीजों की तरफ मायल है, तो कमाता जाएगा और लेता जाएगा। क्या हाल है बच्चों, ऐसे ही है। अच्छा जी, कैपिटल एक्यूमुलेशन, इसमें ये बड़ा मसला है कि जो अमीर लोग होते हैं ना उनके पास पैसा जमा होना शुरू हो जाता है, वो क्यों? बच्चों कोई लॉजिक बताओ यार। पैसा जिनके पास है वही पैसा कमा सकते हैं ना यार, आसान तो यही कहना, जिनके पास पैसा है वही पैसा कमा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका पड़ोसी आपसे डबल कमा रहा है, आप कमा रहे हैं महीने का 2 लाख, वो कमा रहा है 4 लाख। अगर वो समझदार आदमी है ना तो फासला आपसे बढ़ाता जाएगा। वो कैसे? आप भी 1 लाख खर्च करें, वो भी 1 लाख करेगा, आपका 1 लाख सेव हो रहा है, उसका 3 लाख सेव हो रहा है। वो 3 लाख से थोड़ा गोल्ड, थोड़ी प्रॉपर्टी खरीदेगा। अब कमाई क्या होनी शुरू हो जाएगी, फर्ज करें कि आप डीएचए में एक प्लॉट ले लें, एलडी एवेन्यू में एक प्लॉट ले लें, समझे आप एक बंदे नहीं, आप दो बंदे हैं। कुछ आप कमा रहे हैं, कुछ आपका प्लॉट कमा रहा है। क्या हाल है बच्चों? अब मैं इसकी कैपिटल एक्यूमुलेशन की मिसाल ये देता हूँ कि जो स्टिमुलस ओनर्स के लिए होता है वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। इस तरह मुनाफा कमाते कमाते पैसा कंसंट्रेट हो जाता है चंद एक लोगों के पास, तो पीपल सेव मोर इनकम सो दे कैन इन्वेस्ट टू अर्न मोर प्रॉफिट। वो ज्यादा सेव करते हैं ताकि ज्यादा मुनाफा कमा सकें। राइट जी, ऐसे ही है बच्चों। तो लोग पैसा बचाते जाते हैं और पैसा कमाते जाते हैं। राइट जी। अच्छा, कंज्यूमर की क्या है, सॉवरेनिटी है, वो जो चीज चाहता है वो खरीद लेता है। इवन मैंने कहा कि बाज मुल्कों में तो वो शराब मांगता है, उसे शराब भी मिलती है, जो वो चॉइस करेगा उसको मिल जाएगी, उसको आजादी। वो खाने के साथ पानी पिए, बोतल पिए, जो मर्जी पिए। अच्छा, लेकिन यहाँ पे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसा होता है, एफिशिएंट, क्योंकि हमने रिसोर्सेज आया, क्योंकि वो है ही स्कार्स। हमने पहली डेफिनेशन पढ़ा, रिसोर्सेज स्कार्स हैं, वांट्स ज्यादा है, लिहाजा लैंड है, लेबर है, जो चीज लगाएंगे हम कहेंगे यार इनका इन एफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, हमें थोड़े वसाइल लगा के, थोड़े इकोनॉमिक वसाइल कमा लगा के मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। लिहाजा टोयोटा वाले आएंगे कहेंगे लोहा थोड़ा लगे गाड़ियां ज्यादा बने, प्लास्टिक थोड़ा लगे पुर्जे
ज्यादा बने, तो हर कोई यही सोचेगा यार कॉस्ट कम आए, प्रॉफिट ज्यादा हो। राइट जी। अच्छा जी, तो अब जरा फिर मेरिट को रिवाइज करें एक दफा। इस निजाम को एक अनहिंडर्ड हैंड चला रहा है, वो क्या है, प्राइस मैकेनिज्म का। जहां कीमतें ज्यादा होती हैं इसका मतलब वहां चीजों की शॉर्टेज है, वो स्किल्स की शॉर्टेज, लोग उस तरफ जाना शुरू कर देंगे, अल्टीमेटली उसको भी नॉर्मलाइज कर लेंगे और दूसरों के बराबर कर देंगे। इस तरह खुद बहुत चीजें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। दूसरी तरफ इंसेंटिव फॉर एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी है कि भाई तुम जितनी मेहनत करोगे उतनी और प्रॉपर्टी बनाओगे, उतने और मकानात, उतनी और ज्यादा गाड़ियां। अच्छा बच्चों, फिर कैपिटल इक्यूमुलेशन है, क्या मतलब, दौलत आप कमाओगे, आप पास राइट ऑफ ओनरशिप है, आप खुद ही क्या करते जाओगे, सेव करते जाओगे और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बनाते जाओगे। और कंज्यूमर क्या है, आजाद है, उसके पास खरीदने की लॉट ऑफ चॉइसेस हैं। और हम रिसोर्सेज का कैसा इस्तेमाल करते हैं, एफिशिएंट। हर बंदा कहता है मेरे रिसोर्सेज ज़ाया ना हो, कम लगे, फायदा ज्यादा हो। मिसाल देता हूँ, हम पहले सादा गाड़ी यूज करते थे, फिर हाइब्रिड यूज करने लग गए। क्यों भाई, लोग चिंगान भी खरीद सकते हैं लेकिन हैवाल ज्यादा खरीदने लगे। क्यों, सीधी बात ये है कि उसके साथ बैटरियां लगी हुई हैं, वो करती है 1 लीटर में 14 किलोमीटर, और वो करेगी 1 लीटर में 32 किलोमीटर। तो कौन सी लेनी चाहिए, हाइब्रिड। इसकी आसान मिसाल यूं ले लो, लोग 1 to 5 कम लेते हैं, CD 70 ज्यादा लेते हैं। क्यों, फ्यूल कम खाती है, माइलेज ज्यादा देती है, ऐसा ही है ना। हालांकि कंफर्टेबल ज्यादा कौन सी है, होंडा 1 to 5 ज्यादा कंफर्टेबल है ना। मुझे तो यही लगता है, आप लोगों का क्या ख्याल है। 70 ज्यादा नहीं, 1 to 5 कंफर्टेबल है, क्योंकि मैंने देखा उसके शॉक्स एब्जॉर्बर बड़े अच्छे हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी खड्डे में लगेगी ना बाइक, तो फौरन स्टेबल हो जाएगी। और होंडा सीडी वो हिलती रहेगी, वो जल्दी से होल्ड ऑन नहीं करती। इसलिए लेटर ऑन जितने ज्यादा यूजर है ना 1 CD 70 के, लेटर ऑन उनका बड़ी उम्र में जाके जो बैकबोन का नीचे का 6L 7L है वो डिस्टर्ब हो जाता है। गद्दी भी अच्छी नहीं, कंफर्टेबल नहीं ना। एंड 1 to 5 किसी को कमर की तकलीफ भी हो तो चलाएगा ना, तो सिर्फ किक का मसला है, बाकी ये कि काफी स्टेबल है। तो मुझे वैसे वो ज्यादा पसंद है इसके। बाकी आपकी जो अफोर्डेबिलिटी है, अभी तो आपने 2-3 साल ही अब चलानी है, 4 साल चलानी है ज्यादा ज्यादा, फिर सीए हो जाएगा आपका, तो गाड़ी ले लेना, जरूरत क्या टेंशन पालने की। हाँ हाँ, आप एम करके चलो कि मैंने 3-4 साल बस अब ये चलानी है, और 3-4 साल में मैंने अपने हालात बदलने इंशाल्लाह। ठीक है, नहीं मिशन लेके चलोगे फिर मजा आएगा ना। अगर आप हंसोगे नहीं नहीं है, ये नहीं हो सकता, तो फिर नहीं हो सकता। फिर आप घोड़े की तरह ही करते रहो। फिर आप आए हो तो फिर एम करो यार, क्या समझे। देखो जब मैदान में कूद पड़ो ना, तो फिर ये ना देखो कि शहीद कितने होंगे, फिर जंग लड़ो, फिर जंग को जीतो प्लीज। ये नहीं करना आपने, ठीक है। तो अब आपने तय कर लेना है कि यार बस मैंने करना है, और अपने जो सिचुएशन है उसको मैंने चेंज करना है, बस बड़ी हो गई लाइफ। क्या हाल है। अच्छा बच्चों, और जेन में सोचना है बस, अब मेरी मोटरसाइकिल की जंग नहीं है, और मेरी अब हैचबैक गाड़ी की भी जंग नहीं, अब मैंने सेडान कैटेगरी में जाना है सीधा। ठीक है, ये सोच के आपने लड़नी जंग, और फिर उसके मुताबिक आपने अपनी स्ट्रेटेजी मुरतब करनी। थिंक बिग, बड़ी सोच रखी। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात, डीमेरिट्स क्या है। कहता है बहुत ज्यादा इम्प्रूडेंट कंपटीशन है। क्या मतलब, कंपटीशन करते करते हम क्या कर लेते हैं, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर ज्यादा कर लेते हैं। क्या मतलब, एक तो ओवर प्रोडक्शन कर लेते हैं ना, जो हमने कहा था, उसने भी पंखे बना दिए, उसने बना दिए, बिकेंगे किसके, एक या दो के, और बाकी सबके क्या हो गए, वेस्ट हो गए। लेकिन वो कहता है देखो, पैकेजिंग का कोई फायदा है, हम पैकेजिंग बड़ी कलरफुल करते हैं, बड़े पैसे जाया होते हैं। एडवर्टीजमेंट, तो हमारे खर्चे किस पे होने शुरू हो जाते हैं, और वो सारे खर्चों का बियर कौन करेगा, बर्डन कंज्यूमर भाई। भाई मान लिया 2-3 चीजें ऐसी होती हैं इनकी पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, जैसे मोबाइल है, ठीक है, इसको किसी कॉक में पैक करना चाहिए, हिलेगा, स्क्रीन टूट जाएगी। लेकिन बात चीजें हैं जैसे शैम्पू है,
केचप की बोतल है, वो उसको क्यों आप खाम खा एक नई पैकिंग में लेके जा रहे हैं, क्या हाल है? उसके लिए रैपर पैक भी काफी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसको भी महंगा कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, थ्रेट ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्या मतलब? देखिए डीमेरिट एक ये भी है कि जब हम ओवर प्रोडक्शन करेंगे, अनप्लैंड प्रोडक्शन करेंगे, तो एक वक्त आएगा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो बिकेगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन को नहीं, प्रोडक्शन को पहले रोकेंगे ना, कि पहला माल बिक जाए फिर आगे चलेंगे। अच्छा, जब हम प्रोडक्शन को रोकेंगे तो अल्टीमेटली उसके नतीजे में बहुत सारे वर्कर्स क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो अगर ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो प्राइसेस भी तो डिक्लाइन हो जाएंगी ना, क्या हाल है? और शटिंग डाउन प्लांट और ये सारे, और इन द एंड क्या बच्चों, जो मैंने कहा, बेरोजगारी हो जाएगी, क्या हाल है? तो इस निजाम में एक सबसे बड़ा मसला क्या है, इम्प्रूडेंट कंपटीशन है, यानी ऐसा मुकाबला जिसका फायदा कोई नहीं, गत्ता अच्छा कौन लगाएगा, पैकिंग अच्छी कौन लगाएगा, कलर अच्छा कौन लगाएगा, उसका क्या फायदा? सीधी बात है, मोबाइल अच्छा बनाओ, घड़ी अच्छी बनाओ, क्या हाल है? दूसरा क्या है, थ्रेट ऑफ, वो जो हमने कहा था ना कि ज्यादा पंखे बना लिए, भाई जिसने ज्यादा पंखे बना लिए क्या करेगा, फिर अगले साल कहेगा हाँ हाँ और बना लेते हैं, नहीं, अगले साल उन्हीं के पेंट पुंट चेंज कराएगा, डब्बे डुब्बे चेंज करेगा, और उनको वर्कर्स को कहेगा जाओ बच्चों छुट्टी करो, और नतीजा बेरोजगारी, प्लांट शट डाउन हो जाएगा। इससे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पैदा होगी, क्या हाल है बच्चों? और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी कहता है ड्रॉबैक ऑफ कैपिटलिज्म इज राइजिंग इनकम, सॉरी, इनइक्वालिटीज, इससे इनइक्वालिटीज पैदा होंगी, गरीब और अमीर की एक लंबी दौड़ पैदा हो जाएगी। ये हमने उस दिन देखा था, मकानों का नक्शा भी बनाया था, है ना, गरीबों के घर और तरह के, अमीरों के घर और तरह के। और ह्यूमन वेलफेयर क्या बन जाएगी, एक मिथ बन जाएगी, ह्यूमन वेलफेयर इज अ मिथ, कैपिटलिज्म साउंड वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन इकोनॉमिक सिस्टम, बट रियलिटी इज समथिंग एल्स, है ना जी? आप अभी अल्लाह ना करे को बीमार हो, एवर केयर हॉस्पिटल ले जाएं, और आप 10 लाख रुपए साथ ले जाएं, तो वेलफेयर ही वेलफेयर है। वो आपसे पूछेंगे, आप सर आप ठीक हैं, आपके बाबा जी हमारे बाबा जी हैं, छोड़ के चले जाएं, बेफिक्र हो जाएं, हम ध्यान रखेंगे, क्या हाल है बच्चों? उनको फिट फुट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हैं जी, सारी जिम्मेदारी उनकी हो जाएगी, क्यों? पैसे हैं। लेकिन अगर मैं हॉस्पिटल ले जाएंगे और कहेंगे 2 बंदे साथ बंधे रहो, एक दवाई लेने जाए, एक बाबा जी की टांगे दबाए, हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है। और अगर आप जरा से बाहर गए तो वो क्या करेंगे, बाबा जी को उठा के स्टूल पर डाल के को अपना पेशेंट लटा लेगा, आप पता भी नहीं चलना। और एवर केयर में वेलफेयर ही वेलफेयर है, दवाई भी वही लेंगे, टीके भी वही लेंगे, खुद ही आपका जनाब मेडिकल टेस्ट कराएंगे, और कहेंगे आप टेंशन ना लो, आप घर जाओ, ठीक है? आप तीसरे चौथे दिन बाबा जी को लेने जाओ, बाबा जी की छुट्टी हो जाएगी वैसे ही। सही बात, उन्होंने ख्याल ही ऐसे रखना है जी, उन्होंने कहा बाबा जी किधर, वो तो क्रिकेट खेलने ग्राउंड में गए हुए हैं, भाई इतना ख्याल रखेंगे बाबा जी ने, फिर अल्टीमेटली फास्ट बॉलिंग ही करानी है। 10 लाख रुपए लग गया, वो तो पुर्जे ही नहीं डाल दिए बाबा जी के सारे, और पता लगे जनाब क्रिकेट की ग्राउंड में बाबा जी की गेंदें ये ऊपर से जा रही हैं। सही बात है। बाद में बाबा जी के लिए नई दादी ढूंढ रहे हो। अच्छा बच्चों, एनीवे, सो एनीवे, कंप्रोमाइज द ह्यूमन वेलफेयर, तो कैपिटलिज्म में ह्यूमन वेलफेयर कंप्रोमाइज्ड है। जहां पैसा है वहां बड़ा वेलफेयर नजर आएगा, आपकी जेब में पैसा, आप साथ लोग इखलाक से बात करेंगे, और पैसा नहीं है तो क्या हाल है कि नहीं? अच्छा जी, अब बच्चों कार्टेल बन जाएगी और मोनोपली। अच्छा, मोनोपली वो होती है कि एक ही फर्म हर तरफ मालिक बन जाए, जैसे शोन ग्रुप मैंने बताया, बैंक भी बना के बैठा हुआ है, इंश्योरेंस कंपनियां बना के बैठा हुआ है, इंडस्ट्रीज भी बना के बैठा हुआ है। और कार्टेल ये होती है कि जब मुख्तलिफ फर्में मिलके मोनोपली बना दें, जैसे सारी सीमेंट की फैक्ट्रियों ने एक बनाया हुआ है सीमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, तो ये क्या बन गया, है तो ये भी मोनोपली है ना। वे मुख्तलिफ फर्में मिलके एक फैसला कर लेंगे, हमने सीमेंट कम बना के कीमत बढ़ानी, तो कार्टेल बन गया कि नहीं? तो ज्यादा फर्में मिलके मोनोपली बनाए तो क्या बनेगा, कार्टेल, और एक फर्म बनाए तो फिर मोनोपली। तो एक फर्म पूरी चीजों पे ताकतवर बन जाए तो हम उसे मोनोपली कहेंगे, और अगर सारी फर्में मिलकर कोई फैसला करें तो कार्टेल कहेंगे। तो इसके अंदर ये फैसले बड़े होते हैं कि ऐसा करते हैं हम सप्लाई कम प्रोड्यूस करेंगे,
अल्टीमेटली स्मॉल प्रोड्यूसर बीच में से भाग जाएगा और हम अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज करेंगे। राइट बच्चों, इस पे आगे चल के तफसील से बात और भी आएगी चैप्टर नंबर 4 में। लेकिन बच्चों फिर इसको रिपीट करें डीमेरिट्स को। पहली बात ये, जो कंपटीशन है बिल्कुल नीडलेस है। पैकिंग का कंपटीशन है, कलर का, एडवर्टाइजिंग, जिसका कोई फायदा नहीं है। थ्रेट ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, जब पंखे ज्यादा बना लिए, चीजें ज्यादा बना ली, आप फैक्ट्री बंद करेंगे तो उतने दिन वर्कर क्या होंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। अच्छा, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं, अमीर के पास कमाने के इतने जराए हैं कि वो पैसे कमाते जा रहे हैं, और गरीब के पास कमाने का कोई जरिया ही नहीं, वो बेचारा कहाँ से कमाएगा। नहीं बच्चों, वो तो फंस गया ना बेचारा, सुबह भी काम करे शाम को भी काम करे। मेरी मिसाल ले लो, अभी 3 बजे यहाँ निकलूंगा, 4 बजे घर पहुंचूंगा, 4 बजे आके खाना वाना खाऊंगा, 5 बजे मेरी अमेरिका की जॉब शुरू हो जाएगी। मिलना क्या है वहां से, वो 300-400 डॉलर दे देते हैं, ये भी थोड़े बहुत पैसे देते हैं, जब जमा करो तो बनता कुछ भी नहीं। ठीक है, वीकेंड पे पीरियड यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, बस ऐसे कर कुर के गरीब आदमी रोजी रोटी चला रहे हैं। क्या समझो, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता बच्चों गुजारा, इसलिए सीए कर लेता ना मैं, तो मैं भी अच्छा रहता। आप जरूर करना, नहीं तो फिर मेरे वाले हालात हो जाएंगे आपके। अच्छा बच्चों, सही बात है बच्चों, बड़ी गुर्बत बड़ी परेशानी होती है, अल्लाह माफ करे, आप पता नहीं गुजारा कैसे करते हैं हम लोग। अच्छा बच्चों, सो आगे क्या आ गया, ह्यूमन वेलफेयर मिथ है जी। हाँ, क्या वेलफेयर है, पैसा जेब में है तो एम्बुलेंस भी तुम्हारी है, एमआरआई मशीन भी तुम्हारी है, और पैसा नहीं है तो यही चीज है। और कार्टल्स और मोनोपोलीज बनी हुई है। ठीक होगा बच्चों, आगे आ जाते हैं सोशलिज्म। कहता है सोशलिज्म इज प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशलिज्म एंड, अच्छा बताया इसके कि कमबख्त तू हमें बता सोशलिज्म क्या है। वो क्या करना शुरू कर दिया, मैं तुम्हें बताता हूँ इन दोनों में फर्क क्या है। वो फर्क तो तब बताओ ना कि भाई भूतनी के, पहले हमें ये तो बताओ सोशलिज्म क्या है। अच्छा वो पहले ही शुरू, मैं तुम्हें प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। और भाई पहले सोशलिज्म बता दे क्या है। अच्छा अब बता रहे हैं, कहता है सोशलिज्म इज अपोजिट ऑफ कैपिटलिज्म। चलो जी सही है भाई, अपोजिट तो पता लग गया जी। अच्छा कहता है कि इन सच इकोनॉमिक सिस्टम इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू, ओ यार एक मिनट ठहर जाना, बदतमीजी क्यों कर रहा है। अच्छा अच्छा, वो कह रहा है कि ना मेरा ये पेन की बैटरी खत्म हो गई। चलो यार, ये ना ईमान से डिवाइसेस हैं, एक हमारे पास डिवाइस होती थी, नियर पेयर वालों ने दी थी मुझे, सिर्फ उन्होंने 35-37 हज़ार की खरीदी थी। इस कदर कामयाब डिवाइस थी, पेन की चार्जिंग की जरूरत ही कोई नहीं। ये 3.5 लाख की है, ये मशीन 3.5 पौने 4 लाख रुपए की है। लेकिन झमेले इसके इतने ज्यादा हैं कि ये पेन की चार्जिंग खत्म हो गई पढ़ाते हुए। अब वो पेन हमने उसको रिस्टोर किया कि अच्छा भाई चलो उंगली से काम चलाते हैं। अच्छा बच्चों, सो एनीवे, तो कहता है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज एट लार्ज क्या है बच्चों, नहीं चले, चला देना यार, चलो ये चला। नहीं, चले ऐसे ही चला लेते हैं, काम चल जाएगा, पढ़ना ही है ना यार। अच्छा कहता है कि यहां पे इन सच इकोनॉमिक सिस्टम गवर्नमेंट कंट्रोल द इकोनॉमिक रिसोर्सेस, यानी हुकूमत की मिल्कियत है। आगे देखें, एलोकेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज लार्जली डिसाइडेड बाय स्टेट अथॉरिटीज। एक सेंट्रल प्लानिंग बॉडी है, वो डिक्टेट करती है कि कौन सी गुड्स बनाओ, कौन सी सर्विसेज प्रोड्यूस करो, और इसको कहते हैं सोशलिज्म। ठीक है, और इसके ऊपर एब्सोल्यूट कंट्रोल है किसका बच्चों, सेकंड लास्ट लाइन, एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ द स्टेट, रियासत का कंट्रोल है। आगे कहता है फर्दर मोर गवर्नमेंट डिटरमिन द प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड, जाहिर है उनकी फैक्ट्री में बनती तो कीमतें भी वही डिटरमिन करेंगे। और उसके बाद कहता है इट इज गवर्नमेंट हु डिसाइड द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी मेथड ऑफ प्रोडक्शन के, कौन सी चीज बनेगी, किसके लिए बनेगी, कैसे बनेगी। एंड गवर्नमेंट ओन्स द की इंडस्ट्रीज, तो की इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट की मिल्कियत होंगी। और हेल्थ केयर भी कौन देगा,
गवर्नमेंट देगी, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अब इसके इसने करेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखे, डायरेक्ट क्या लिख दिए, मेरिट्स। करेक्टरिस्टिक हम वहां पढ़ चुके हैं। अच्छा बच्चों, क्या कहते हैं, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पहले ही पता है कि हमारे यहाँ कितने बच्चे, कितनी लड़कियां, कितने लड़के हैं, तो गवर्नमेंट गिन कर चीजें पैदा करेगी। तो वो कहता है कि कंपैरेटिव टू कैपिटलिज्म सोशलिज्म शो ग्रेटर एफिशिएंसी यूज ऑफ रिसोर्सेज इन कैपिटलिस्टिक इन्वायरमेंट, पीपल हैव देयर personal interest in the business and activities operate, so they ought to maximize their profit by using the inefficiently by getting the monopolies बना के वो कमाएंगे। लेकिन सोशलिज्म में सारा कंट्रोल किसका होगा बच्चों, सोशलिज्म में सारा कंट्रोल शाबाश किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा, राइट जी। अच्छा, और वो देखेंगे कि हमें कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करके मैक्सिमम चीजें कैसे पैदा करनी और सबके लिए करनी है। अच्छा, फिर प्रिवेंशन फ्रॉम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डॉक्टर क्या करता है, देखता है अमीर आदमी है, फीस 4,000 7,000, थोड़ा मिडिल क्लास आ गया तो 3,000, वो कहते हैं यार यहाँ कोई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। क्या, दिस इज एन अदर एडवांटेज ऑफ सोशलिज्म, प्रिवेंट द मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस। तो मोनोपोलिस्ट क्या करता है, मोनोपोलिस्ट को पता है मैंने सबसे पैसे लेने हैं, पैसे सबसे ले लेते हैं, लिहाजा वो एक ही कीमत रखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। और दूसरा, सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी क्या है, हर बंदा इंश्योर्ड है, किसके लिए, बुनियादी जरूरियात के लिए। हर बंदे को क्या मिलेगा, रोटी, कपड़ा और मकान। तो कहते हैं प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी अनदर बिग एडवांटेज, स्टेट मेक श्योर द प्रोटेक्शन ऑफ सोशल राइट्स ऑफ पब्लिक। जैसे जॉब सिक्योरिटी जरूर मिलेगी, जिंदगी का तहफ्फुज़ जरूर मिलेगा, मेडिकल केयर जरूर मिलेगा, और बच्चों डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी साथ साथ चलती रहती है इस मुआशरे में। ये क्या करता है, डिस्करेजमेंट ऑफ मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस। सोशलिज्म में किसी भी फर्म को मोनोपोली बनने की इजाजत नहीं दी जाती। अव्वल तो वहां राइट ऑफ ओनरशिप ही नहीं होता, हर चीज किसकी मिल्कियत होती है, स्टेट की। तो जब स्टेट की मिल्कियत है तो किसी भी इदारे को इजाजत नहीं दी जाती कि तुम अपनी मर्जी की कीमतें चार्ज करो। और फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहती है। जब घर गिन के पंखे बनेंगे, घर भी गिन के एसी बनेंगे, तादाद गिन के शर्टें बनेंगी, तो क्या कोई चीज फालतू होगी। तो कहता है कि सोशलिज्म प्रोवाइड ग्रेटर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थ्रू लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लान्स। ये जो 5 ईयर प्लान है, 10 ईयर प्लान है, ये शुरू इन्होंने किया पहले। और उसके बाद कहता है इन कंट्रास्ट टू कैपिटलिज्म वेयर अनप्लान्ड इकोनॉमिक डिसीजन क्या करते हैं, लीड टू इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। तो अनप्लान्ड डिसीजन जो है हमेशा हमें कहाँ लेके जाते हैं, तबाही की तरफ। ज्यादा प्रोडक्शन कर ली, फिर वो चीजें बिकी नहीं, फिर फर्म में बंद हो गई, राइट बच्चों। आगे कहता है यार कि डीमेरिट क्या है इसके, कहता है डीमेरिट इसके हैं कि इसके अंदर नो केयर ऑफ ट्रांसपेरेंसी। जो ऊपर ब्यूरोक्रेसी बैठी है वो किसी को जवाब दे नहीं है। वो कहते हैं हम दुनिया के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब आती है उनकी अपनी बारी, देखो फर्ज करो आप ब्यूरोक्रेट हो, आप पूरी कौम का निजाम चला रहे होते हैं, फर्ज करो सोशलिज्म, तो आप बताओ कुछ घर बड़े हैं कुछ छोटे हैं, अपने लिए कौन से रखते हैं, बड़े वाले, सीधी बात है, ठीक है। और गाड़ी किसके लिए रखते हैं पहले, अपने लिए। देखें इससे पता लग जाता है हमारी कौम कितनी ईमानदार है। अच्छा, अभी आप किसी स्टेज पे नहीं पहुंचे, आपसे मैंने न्यूट्रल राय ली है तो आपने फौरन क्या, अच्छा, लेकिन आप लोग इससे जब पूछोगे आप कहोगे नवाज शरीफ बेईमान है, इमरान खान बेईमान है। असल में हम खुद, अल्लाह माफ करे, है ना जी, जिसके पास तार है कांटी जरूर डाल। आप कराची जाके देख लो, क्योंकि वहां कंट्रोल नहीं है तो कुंडा डालते हैं अगले। क्या हाल है बच्चों, यहाँ पे भी कंट्रोल अगर कम होता तो क्या होता, आप लोग क्या डालते हैं, कुंडे डालते हैं। अच्छा बच्चों, in a socialism government owns the right of production and distribution of economic power, therefore opponent of this system have apprehension। जो इसके खिलाफ है वो कहते हैं it leads to misuse of powers। पावर सारी एक जगह जब कंसंट्रेट होती हैं तो वो यूज नहीं होती बल्कि
मिस यूज होती है। और ब्यूरोक्रेसी सबसे पहले अपना मफाद देखती है और फिर दूसरों का देखती है। वो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी के अपने इशू हैं, वो क्या करते हैं, ड्रॉबैक ये है कि ब्यूरोक्रेसी रनिंग इट्स अफेयर, देयर इज सम, क्या है, बिल्ट इन इश्यूज ऑफ ब्यूरोक्रेसी। कि ब्यूरोक्रेसी हमेशा क्या होती है, काम क्या करती है बच्चों, उनके पास काम करने की कोई अर्ज नहीं होती। अच्छा, और उनके पास वो हमेशा क्या करते हैं, नो देयर प्रमोशन एंड सैलरी इंक्रीमेंट डिपेंडेंट ऑन सम प्री डिटर्मिन्ड रूल्स एंड टाइम स्पैन। मिसाल के तौर पे आपकी सर्विस के 10 साल बाद अगला ग्रेड मिलेगा, तो आप 2 लेटर कंपोज करें या 10 करें, को फर्क पड़ेगा? तो जो बंदा 2 कर रहा है उसको भी 10 साल बाद इंक्रीमेंट मिलेगा, जो 10 कर रहा है उसको भी 10 साल बाद ही मिलेगा। तो फायदा क्या, 10 वाला किस पे आ जाएगा, 2 पे आ जाए। ऐसे ही बच्चों, या सिंपल आप यूं समझो, आप एक सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर से पढ़े आप, वो एग्जैक्ट सोशलिज्म की मिसाल है। कि दाखिले कब होते हैं एफएससी में या प्री मेडिकल में या एफए में, यही सितंबर अक्टूबर में। और सितंबर अक्टूबर में वो क्लास शुरू करते हैं और आगे क्या करते हैं, वही वो 1-2 चैप्टर उन्होंने रखे हो वो पढ़ाते हैं। उतनी देर में दिसंबर की छुट्टियां आ जाती हैं। और दिसंबर के बाद बच्चों के, यानी पहला साल तो वैसे ही 6 महीने का होता है ना, 8 महीने का होता है मेरा हाल है, फर्स्ट ईयर, क्योंकि उसकी वजह दाखिले लेट होते हैं और साथ ही अप्रैल मई में एग्जाम होते हैं। और जनवरी फरवरी आते ही वो कहना शुरू कर देते हैं बच्चे क्लास में कुछ कम नजर आ रहे हैं, लगता है बच्चे घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, टाइम जाया नहीं कर रहे हैं, इन्हीं बच्चों के नंबर आने हैं। आने जाने में पेट्रोल लगता है, टाइम लगता है, वक्त जाया होता है, घर में ज्यादा अच्छा बच्चा पढ़ लेता है उतनी देर में। अगले दिन आधे, उससे अगले दिन जो आधे रह गए उनको आके कहेंगे यार तुम लोग क्या कर रहे हो यार, फजूल में टाइम जाया कर रहे हो। बच्चे कहेंगे सर कल से हम भी नहीं आएंगे। और जनवरी फरवरी में बच्चे भगा, उसके बाद गर्मी की छुट्टियां आ जाती हैं। इससे उनके पास काम करने का कोई टेस्ट ही नहीं है। उन्हें पता है 16 साल बाद लेक्चरर से क्या बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, और तनख्वाह में इतना इजाफा होगा। हम बच्चों को पूरा कोर्स पढ़ाएं या आधा पढ़ाएं, तो फायदा है, तनख्वाह तो वही मिलेगी। क्या हाल है? हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री का टीचर बाज लेक्चर बड़े अच्छे देते हैं जानबूझ के, लेकिन पूरा कोर्स नहीं पढ़ाते। बताओ अच्छे लेक्चर क्यों देते हैं? बाद में बच्चे ढूंढेंगे ट्यूशन कहाँ पढ़ाता है, क्या समझो, और फिर वहां जाके क्या पढ़ेंगे, ट्यूशन। तो बहरहाल नहीं, आगे क्या है, इसमें इंसेंटिव नाम की कोई चीज नहीं है। जाहिर बात है, आप ज्यादा मेहनत करो या कम मेहनत करो, तनख्वाह वही है। इनोवेशन करने का, एसी में नए नए फीचर लाने का कोई फायदा सरकारी इदारे से बन के सरकारी घरों में लगने, लिहाजा उसमें नए नए फीचर की कोई जरूरत नहीं है। और कंज्यूमर की तो कोई सॉवरेनिटी बेचारे की है ही नहीं। क्यों? मैंने बताया था, बताओ। एक ही चीज मिलनी है, वो खानी है तो खा लो, नहीं खानी तुम्हारी मर्जी। एक ही तरह के शूज हैं, काले हैं ब्राउन है, सारी कौम ने या तो काले पहनने हैं, सारी ने ब्राउन पहनने हैं। ऐसे ही होगा ना बच्चों, ये थोड़ी होगा सैंडल भी होगी गुवाहाटी चप्पल भी होगी। अच्छा, लेस इकोनॉमिक फ्रीडम, यहाँ इकोनॉमिक फ्रीडम है ही नहीं, ना तो तुम अपनी मर्जी से कोई गाड़ी ले सकते हो, ना अपनी मर्जी से आप कोई, क्या हाल है बच्चों, सोशलिज्म है, सोशलिज्म। अच्छा, बात का तो बात सिस्टम ऐसे है बच्चों, वहां वर्कर अपनी मर्जी की जॉब भी नहीं कर सकता, जो जॉब उसे साइन की जाएगी उसने वही करनी है। वो मेटल वर्क जानता है, जॉब नहीं मेटल फैक्ट्री में, उन्होंने उसको वुड वर्क के लिए भेज दिया। वो वहां जाके कहता है मैं तो मेटल का काम है, तो कोई बात नहीं, तू रंदा पकड़, लकड़ी का भी आ जाएगा। लिहाजा अपने इंटरेस्ट का काम कोई भी नहीं, बस जो काम मिलेगा वो आपको करना पड़ेगा। सरकारी जॉब में भी ऐसे ही होता है, आप एक साथ सरकारी नौकरी कर लें, फिर आपको वही करना पड़ेगा जो सरकार कहेगी। क्या हाल है बच्चों? आगे क्या आ गया बच्चों, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी आज शुरू करें? हाँ भाई, अच्छा चलो आज शुरू कर देते हैं। अच्छा बच्चों, मिक्स्ड इकोनॉमी में ये होता है कि दोनों का आधा आधा हिस्सा हमने ले लिया है, थोड़ा प्राइवेट सेक्टर थोड़ा पब्लिक सेक्टर, दोनों को मिला लिया है। वो कैसे बच्चों, देखिए। अच्छा बच्चों, अब बात यह है कि क्या फर्क क्या है, देखिए। बात यह उन्होंने कहा कि यार ये एक एक्सट्रीम है वो दूसरी एक्सट्रीम है, ऐसा क्यों ना करें,
दोनों में दरमियान में आ जाते हैं, दरमियानी रास्ता हमेशा अच्छा होता है। तो ये बड़ा आइडियल सिस्टम बन गया। इसमें क्या, अच्छा भाई पाकिस्तान का सिस्टम मिक्स्ड इकोनॉमी है। अच्छा भाई नेस्ले जो है ना वो बड़े अच्छे खाने पीने के प्रोडक्ट बना रहा है। गवर्नमेंट कहती है हम क्यों बनाए, नेस्ले अच्छे बना रहा है। क्या हाल है बच्चों, जूते बाटा और सर्विस बना रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहती है हम जूते क्यों बनाए, वो बना रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है। गाड़ियां सुजुकी और टोयोटा बना रहा है, वो कहते हैं यार बना तो रहा है, हमें क्या जरूरत है। लेकिन डैम कोई नहीं बना रहा, सड़कें कोई नहीं बना रहा, रेलवे कोई नहीं चला रहा, तो वो कौन करेगा, हुकूमत कहती है ये हम कर रहे हैं। यानी जो जो काम प्राइवेट लोग कर रहे हैं वो करें, उनको कोई रोकना नहीं हमने। उनके लिए रूल्स बना देंगे, कानून बना देंगे, रेगुलेशंस बना देंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी में सबसे बड़ा स्यापा ही है कि कानून बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा लाज इसमें बनते हैं, लिहाजा हम कवानीन बना देंगे, सब कुछ बना देंगे। लेकिन जो काम प्राइवेट सेक्टर कर रहा है वो हमने नहीं करना, वो वही करे। और जो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा वो हम कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा तो कहता है कि इसके अंदर जो है, जो गवर्नमेंट कर रही है वो सेक्टर क्या कहलाएगा, जो गवर्नमेंट कर रही है वो क्या कहलाएगा, पब्लिक सेक्टर। जो गवर्नमेंट पब्लिक से आती है ना, वो आम सेलेक्ट करती है उसको। और जो आम लोग कर रहे हैं, जो हुकूमत नहीं कर रही, यूं कहे जो हुकूमत नहीं कर रही, वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। तो द मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ सिस्टम बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल शेयर द इकोनॉमिक कंट्रोल। और ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी सिस्टम है। जिस जिस मुल्क में उसकी ग्रोथ इतनी है कि बाय निप्स एंड बाउंड दिन रात की तरक्की हो रही है। इंडिया को देख लें, ब्राजील को देख लें, चाइना को देख लें, ठीक है जी, जहां जहां मिक्स्ड इकोनॉमी है वहां वहां क्या बच्चों, तेजी से तरक्की हो रही है। क्यों कि जो काम प्राइवेट लोग नहीं कर रहे वो गवर्नमेंट कर देगी, और प्राइवेट लोगों को भी मोटिवेट किया जाएगा, वो भी साथ चलेंगे। इस तरह मिलजुल के काम चल रहा है, ठीक है ना। बल्कि कुछ इदारे तो ऐसे हैं जो गवर्नमेंट और हुकूमत मिलकर चला रही है, जैसे सेमी गवर्नमेंट। हमारे यहाँ सुई गैस कंपनियां, सुई नॉर्दर्न, सुई सदर्न, पीटीसीएल, कुछ शेयर प्राइवेट लोगों कुछ गवर्नमेंट का। तो इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा है, इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा है। जो जो जिस जिसने ये इकोनॉमी अडॉप्ट की है वो कौमें बड़ी तेजी से तरक्की कर गई हैं, हाँ बच्चों। अच्छा जी, अब पाकिस्तान को आप ले लें। देखिए आपने, जब जब अमन आएगा ना, यानी ये 6 महीने साल अमन आया है, डॉलर 270 पे आ गया, है ना जी, 78 पे। इन्फ्लेशन डबल फिगर से नीचे आ गया है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया, ठीक है जी। फिर लड़ाई करें, फिर धरने करें, क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर भी तो चाहिए ना। भाई लड़ाइयाँ झगड़ों से तो मुईशत ही नहीं चलती। आपस में बैठ के कुछ तय भी तो करो, करना क्या आप लोगों ने, नहीं बच्चों, ऐसे होता है कि नहीं होता। तो जब आपस में कुछ तय ही नहीं होगा तो लड़ाई तो, लड़ाइयों से तो मुईशत नहीं चलती। हाँ मिक्स्ड इकोनॉमी हो लेकिन एक निजाम हो। निजाम ये हो गया, एक बंदे को लोगों ने वोट डाला है, वो 5 साल हुकूमत चलाए, और दूसरा 5 साल का क्या करे, इंतजार करे। तो हमारे यहाँ क्या होता है, कोई बंदा आता है वो बड़ा अच्छा निजाम चला रहा है, जैसे 16-17 में मुईशत इतनी अच्छी चल रही थी, 67 रुपये लीटर पेट्रोल था, है जी। और गालबन डॉलर 100 रुपये का था। लेकिन सारी आवाम को एक नई उन्होंने तूती लगा दी, नया पाकिस्तान बनाओ, प्राइम मिनिस्टर खूबसूरत होना चाहिए, वो खूबसूरत, और वो जुबानी तकरीर करेगा। वो कम वक्त जुबानी तकरीर कभी होती है यूएनओ में, चार्टर भी कभी जुबानी बोले गए हैं। वो उसको भेज दिया पकड़ के, उथे जाके पता नहीं की बोला है जाके, हाँ जी। वो हीरो ले आए, वो हीरो ਨੂੰ पता ही नहीं साड़ी आबादी कितनी, वो कहता पाकिस्तान ने 40 करोड़ आबादी। और तारीख ਇਹੋ जी बयान करे, यकीन करो बंदा हाथ जोड़ देगा, खुदा दा वास्ते ही ना बोली। लेकिन लोग के बंदा सोना बड़ा, हाँ जी, बेरागर्क कर दिया, तबाह कर दिया मुल्क को। नया बन गया मुल्क, नया बन गया। अच्छा वो नया बन गया, अच्छा और देखो वजीर आला साडा बसदार, ओ वाह जी वाह, नवा पाकिस्तान नवा वजीर आला है। ਉਹ ਗੈਂਡਾ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਤੋੜ ਦਿਓ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। लो जी नवा पाकिस्तान बन गया है। वो किसी सूबे के साथ ऐसा करता है कोई, वो कोई अपनी कौम के साथ ऐसा जुल्म करता है कोई।
वो कम से कम किसी अच्छी फर्म का सीईओ ही लगा दो। कम वक्त तो इतने तुम्हारे वो उसको लगा देते ना। क्या नाम था यार वो, जूर लाई साहब जो है, क्या नाम है उनका, परवेज लाई साहब, अच्छा खासा तजर्बा है और आपका ही बंदा है। उसको स्पीकर लगाया, इसको स्पीकर लगा दो, उसको ये लगा दो। बंदे तो सही लगाओ। अच्छा जेरे बंदे ਨੂੰ बैटिंग आंदी हो तो को बॉलिंग करा रहे हो, बॉलिंग आंदी हो तो को बैटिंग करा रहे हो। है वो बेड़ा गर्क करता। अच्छा हूं थोड़ा जिहा काम समझ आ गया, 21-22 में जाके मीशत उसकी सही होनी नहीं, हूं पुराना बनाना, फिर पुराना बनाने लगे। अच्छा वो आते हैं तो उसको जेल में डाल दे, वो आता है उनको जेल में डाल देते। वो निजाम ऐसे चलता है। आपस में बैठो, बैठ के भाईचारा बहन भाइयों की तरह बात सुनो एक दूसरे की, एक दूसरे को चोर चोर ना को, माशाल्लाह सारे ही चोर हो। माशाल्लाह एक से एक भर के है, किसी दी भैना दे प्लाट ने, किसी दे अपने फ्लैट ने, मतलब माशाल्लाह सब इको जेगे हो, तन पता तो है ही सारा। क्या हाल है। और माशाल्लाह हमारी अवाम इतनी जीनियस है, मैं कहता हूँ। एक 400 कनाल दे घर च रहिंदा, एक 300 दे, वो कहंदे गरीबां दा दर्द इन्हां दे दिल च। ਉਹ ਭਾਈ ਅਗਲਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਾਊਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਟੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। इतनी जाहिल अवाम है जिसको समझ ही नहीं है, जिसको समझ ही नहीं है, यानी कि कहते ना, एक कहते अकल, ना अकल ते ना मौत, दो ही नहीं इन्होंने, है ना। दोनों जाहिल के मारे हुए भाई। बात ये अपने में से पढ़ा लिखा एक बंदा ढूंढो। इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन में इतने डॉक्टर्स बैठे हैं, उनमें से एक डॉक्टर को वजीर आजम बना लो यार। क्या हाल है। मेटलर्जी साइंसेज में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें से किसी को सदर बना लो। है कोई मुश्किल काम, बताओ। किसी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट को फाइनेंस मिनिस्टर लगा लो। वो जी वो तो कोई टीम नहीं, वो यार टीम क्यों नहीं है, आओ मैं टीम दे देता हूँ तुम्हें। जो सबसे पढ़े लिखे लोग हैं उनको बैठा दो। करप्शन तो होनी होनी है, क्योंकि कौम सारी करप्ट है माशाल्लाह। करप्शन इस कौम की नहीं रुक, वो तो फ्रांस की नहीं रुकी, तो हमारी कहां से रुक जानी है। क्या हाल है बच्चों। तो ये जहालत जो है ना, ये बड़ी बड़ी हमारी कौम के अंदर। सोच देखिए, नया पाकिस्तान, नया इंडिया, नया चाइना कैसे बनेगा। बेटा तालीम से बनेगा ना, तालीम से बनेगा। वैसे नया कैसे बन जाएगा। मसलन मैंने देखा वो गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट आए लोग कूड़ा कहाँ फेंकते हैं, सीवरेज के नाले में। अपने घर में आपने कभी कूड़ा फेंका है वो ड्रेनेज के पाइप में। कभी आपने ऐसे करके कूड़ा पकड़ के इकट्ठा बाथरूम की जाली उठा के फेंका हो। तो जब अपने घर में नहीं फेंकते, तो ये वतन भी तो घर है हमारा, यहाँ क्यों फेंकते हो कूड़ा गंदे नाले के अंदर, ठा शापर गए आ लो। भाई ऐसे नया नहीं बनेगा। कौम को शऊर देना पड़ेगा, कौम को शऊर देना पड़ेगा। भी जब तुम सीवरेज के पाइप में कूड़ा फेंकोगे, तो हुकूमत किसी भी हो, बारिश होगी तो पानी खड़ा हो जाएगा। क्या हाल है। अब देखिए हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब कौम है, लेकिन कूड़ा सड़क पे क्यों फेंकते हैं यार। इससे तो गुर्बत से कोई ताल्लुक नहीं है, श्रीलंका भी गरीब है, लेकिन उनके आप जाएं उनके माहौल में देखें सफाई कैसी। वो बैंकरप्ट हो गए लेकिन फिर तरक्की कर जाएंगे, क्यों। सफाई निसफ ईमान है ना, सफाई निसफ ईमान है। और हम आपके सामने हैं, हमारा कुछ साफ है ही नहीं। तो मसला ये है कि हमें पहले अपने आप को कटहरे में खड़ा करना है, अपने आप को ठीक करना है, और फिर हमें चलना है आगे। क्या हाल। फिर मुआशरे को, फिर बाकी चीजों को, फिर हर चीज क्या हो जाएगी। देखिए इनकलाब मैक्रो से नहीं आता, माइक्रो से आता है। और माइक्रो में क्या आता है कि सोच बदलो, पहले क्या करो। और सोच के लिए हमें सबको तालीम देनी होगी। जो बच्चे हमारे स्कूल से बाहर हैं उन्हें हमें स्कूल भेजना होगा। जब एजुकेशन आएगी तो सेंस पैदा होगी, सेंस पैदा होगी तो फिर हमें पता चलेगा हमें किसे वोट देना है, किसे वोट नहीं देना। अब मैं मेरे मोहल्ले में ना अपना वलेंशिया, वापडा टाउन और ये इंजीनियर टाउन, ये इकट्ठे एडजेसेंट है। वहां खोखर बरादरी है, खोखर बरादरी है। उसके दो पाइनियर बच्चे नून लीग में, और दो पाइनियर पीटीआई में, और उनकी आपस में रिश्तेदारी हैं।
हुकूमत किसी की भी आए। ऐसा ही है, तो भाई आप क्यों लड़े हो? समझ आ रही बात नहीं? इससे मुझे जब किसी ने कहा ना कि तब्दीली आएगी, कोई नहीं आएगी। उसकी वजह, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे मुझे पता था कोई चेंज नहीं आएगी। उसकी वजह दोनों तरफ तो एक जैसे लोग हैं भाई, चंद एक लोग ही है ना, ख्वाजा साद रफीक हो गए, चलो उसको भी किसी ना किसी खींचते, कुछ ज्यादा भाव डालते उसने पीटीए में चले जाना, तो बंदे तो वही हैं। अब अपर फेस बदलने से कोई चेंज नहीं आता। तो मुझे फर्स्ट डे, अच्छा मुझे ना एक कलेक्शन लोगों की गैदरिंग, मुझे पूछा बशीर साहब आपका चेंज के बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा आप मारोगे तो नहीं? कहते नहीं नहीं मारेंगे नहीं। मैंने कहा मेरी पता क्या राय है। वो 2013 का इलेक्शन था या 18 का, पता नहीं 13 का था। तो कहने लगे कि चेंज के बारे में आपकी क्या राय है? मैंने कहा जी, बच्चा ना इलेक्शन वाले जाएगा जज्बे से, वोट शोट डलवाएगा, जब घर आएगा ना तो माँ कहेगी बेटा मैं खाना लगा दूं, तो कहेगा मामा मैं चेंज करके आता हूँ। वो आखिरी चेंज होगी, उसके बाद कोई चेंज नहीं आएगी। तो वहां बहुत ज्यादा पीटीए के लोग थे, तो कहने लगे कि ए जमात दा बंदा है ना, ये ये हुंदे ही खराब ने। बाकी बात ठीक है, हम अच्छे लोग नहीं है, हमने भी कौम के लिए कोई इतना अच्छा काम नहीं किया, हम मानते हैं गलतियां हमारी, लेकिन बहरहाल कौम को बदलना तो पड़ेगा। हम भी बदलेंगे, आप भी बदलेंगे, तभी चेंज आएगी। क्या हाल है? इस तरह तो सिस्टम नहीं चल सकता ना। देखिए एक बंदे को जेल में डाल दो, जुल्म है यार। क्या हाल है उस बाल बच्चेदार बच्चे बेचारे के, लंदन बैठे हैं, वो जेल में बैठा है, कौन सा इंसाफ? अच्छा कल को ये हुकूमत में आएगा, उसकी बीवी मर गई लंदन में, वो बेचारा जेल में, क्या यार कर रहे हो एक दूसरे के साथ? यहाँ तो वो यहूदी हैं, यहाँ वो यहूदी हैं, यहूदी कौन है पीछे? क्या हाल? कभी ऐसे निजाम चला है दुनिया में? नहीं, दिस दिस कैन नॉट वर्क, ये कभी काम नहीं करेगा। देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी चलानी है, हमें एक हम्बल इन्वायरमेंट चाहिए, हमें एक सिस्टम चाहिए जिसके अंदर हम पढ़े लिखे लोगों को लाएं, अपनी सोच को बदलें, किसी को गाली ना दें। और आज के बाद हमारी पार्टी कौन सी है? हमारी पार्टी सीए। हमने कभी किसी पे तनकीद, कभी पोस्ट नहीं लगानी हमने। पूछो क्यों? अगर हमने पोस्ट लगाई तो हमारे दो नुकसान होंगे। हमारा फेसबुक अकाउंट से कभी भी वो मिट नहीं सकेगी अगर हम मिटा भी नहीं, हमें किसी अच्छे मुल्क का वीजा नहीं मिलेगा, हमें किसी मल्टीनेशनल में जॉब नहीं मिलेगी। इसलिए हम कभी भी ये काम, दो काम तुम्हारे लिए, दो दरवाजे बंद हो जाएंगे अगर हमने किसी भी सियासी पार्टी के हक में पोस्टर लगाना शुरू कर दी, तालिबान के हक में लगाना शुरू कर दी। हमने कभी सियासी पोस्ट नहीं लगानी। क्यों नहीं लगानी? दो रास्ते हमारे बंद हो जाएंगे। एक, मल्टीनेशनल में कभी जॉब नहीं मिलेगी हमें। दूसरा, हमें किसी अच्छे मुल्क का वीजा नहीं मिलेगा, चूंकि इसी से पता चलता है ना कि एक्सट्रीमिस्ट कौन है। तो एक्सट्रीमिस्ट किसी भी टाइप का हो, वो काबिल कबूल नहीं होता। अच्छा सियासी लोगों को फर्म्स क्यों नहीं रखती? सोचें। वो लेबर यूनियन बनाएंगे फिर, क्योंकि सियासी थॉट है ना उनके अंदर, और लेबर यूनियन को पावरफुल करेंगे और अंदर उनके क्या करेंगे, वो होती ना तोड़ फोड़, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है। और दूसरा, वो अपनी राय चेंज नहीं करेंगे। और इस वक्त तो इंटरव्यू में बड़े हम्बल हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में जब आएंगे तो वो हार्ड लाइनर बन जाएंगे और हमारी बातों को मानेंगे नहीं। इससे कोई भी बच्चा अपना मुस्तकबिल तबाह ना करे। मल्टीनेशनल कॉन्सुलेट्स, एमिग्रेशंस, आपके सोशल मीडिया अकाउंट, ट्विटर, फेसबुक, हर चीज देखते हैं। और अगर इसके अंदर ये ट्रेंड मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हाँ ठीक है, कोई मजबूरी है, आप फलस्तीन के हक में बात करें, ये तो कोई लॉजिकल बात बनती है, लेकिन फजूल की गालियां क्यों खाएं हम लोग? क्या हाल? इससे नेवर गो फॉर इट, अवर पार्टीज आई कैप, वी आर विद इट। हमें सबसे पहले किसको प्रोटेक्ट करना है? अपने फ्यूचर को। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स। राय जरूर रखें,
अच्छा वोट आप डालें, वोट भी पाबंदी नहीं है। आपको इमरान खान अच्छा लगता है उसको वोट डालें, आपको जमात इस्लामी अच्छी लगती है उसको वोट डालें, पीपल्स पार्टी अच्छी लगती है उसको वोट डालें, वो नहीं पाबंदी है, वो आपका राइट है। बट थिंग इज कि अपना सोशल मीडिया अकाउंट आपने पोllute नहीं करना, कभी नहीं करना। राइट बच्चों? ओके ना, मेरा मेरा देखिए, मैं आपकी आपकी